नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। ये हिंदी सीरीज का वीडियो 2 है, यानी कि पार्ट 2 बना है। पहला वीडियो में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और दूसरा वीडियो में हम लोग वर्ण विचार समझेंगे। पहला वीडियो में हिंदी के बारे में बेसिक जानकारी थी कि हिंदी भाषा कहाँ से कहाँ तक बना था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी संस्कृत से डेवलप होकर पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के विकास के फलस्वरूप हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, मतलब कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वर्ण हैं और उन वर्णों को कैसे विभाजित किया गया है, और विभाजित किया गया है तो किसको अगर हम बोलेंगे, जैसे कि अपने मुख से बोलेंगे तो कौन सा ध्वनि कहाँ से निकलेगा, यानी कि उच्चारण स्थान तक सारा का डिटेल पढ़ के उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आप एक बार देखिएगा तो एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पहले से आप पढ़े हैं, केवल रिवीजन करना है। ठीक है, तो अपने सारे विषय को रिवीजन करते हुए इसको भी एक बार देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारा भाषा जो है हिंदी है। ठीक है, और इसका सार्थक इकाई जो है क्या है, वाक्य है। भाषा का सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है, और वाक्य का में भी छोटी छोटी इकाई होते हैं, उसको बोलते हैं उपवाक्य। छोटी छोटी वाक्य होती है, उनको बोला जाता है उपवाक्य। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। ठीक है, मतलब सबसे छोटा इकाई को वाक्य कहा जाएगा, और उससे थोड़ा छोटा को उपवाक्य कहा जाएगा, और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहा जाएगा, और पदबंध से छोटी इकाई को पद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शब्द, पद को ही शब्द कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आवर बॉडी इज सेल, यानी जो कोशिका है हमारा जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसी प्रकार जो हमारा भाषा है, भाषा में का सार्थक इकाई यानी कि जिसका अर्थ निकल पाए उसको वाक्य बोलेंगे। ठीक है, और वाक्य से छोटी इकाई जिसे उपवाक्य, जिससे कि वाक्य को हम जोड़ सके। ठीक है, उसके बाद उपवाक्य का भी छोटी इकाई पदबंध होता है, जैसे कि दो पद को हम जोड़ सके। ठीक है, और पदबंध से भी छोटा इकाई पद यानी शब्द होते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, लेकिन और शब्द से भी छोटा एक ध्वनि होती है। ठीक है, यानी लेटर्स होते हैं जिससे मिलकर की शब्द बनता है। ठीक है, तो अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, देखिए रा और म। ठीक है, तो ये 4 वर्ण से बना है, र प्लस आ रा बना। ठीक है, और म प्लस अ म बना, तो राम। यानी 4 वर्णों के मेल से ये एक शब्द जो है राम बना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिटेल से वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी के वर्णमाला में वर्ण होते हैं, यानी कि लेटर को ही हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और लेटर का एक सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे बोलेंगे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, ध्यान से देखिएगा। मानक हिंदी वर्णमाला जो है, जैसे कि जिसे हम लोग मानक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। कितने वर्ण हैं, 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर वर्ण है और 35 व्यंजन है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग तो डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन क्या होगा और एग्जाम में कैसे मारना है। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण आते हैं। लेखन के आधार पर कितने आते हैं, 52। देखिएगा, ऐसे उच्चारण के आधार पर कितना है, 45 है, मतलब कि मेनली हम 45 वर्ण का ही उच्चारण कर पाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें 52 वर्ण इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिसमें 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजन में आप लोग पढ़िएगा तो उसमें 33 ही पढ़ना है। अभी जो आधुनिक व्यंजन पढ़ना है तो उसमें 33 ही पढ़ना है। चलिए, तो व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो व्यंजन में पहले तो स्वर पढ़ लेते हैं। सॉरी, स्वर में देखती है अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। ये री जो है अब नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अब
ए ऐ ओ औ अन अ। लेकिन ग्रामर पढ़ेंगे तो उसको हमें चर्चा करना पड़ेगा कि री क्या होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 10 + 3 13। 10 यानी कि 3 जो है ना ये मतलब कि री, अन और अ ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, और ये 10 जो है ना अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ ये 10 अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये तो हुआ स्वर वर्ण, यानी कि पूरा स्वर इसी से मिलकर बना है। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे है ये व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण को ध्यान से देखिए आप। व्यंजन वर्ण में क्या होता है, क वर्ग होता है। क वर्ग में क ख ग घ अंग सब आ जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें घोष अघोष कौन सा होता है। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण कौन होता है। तो देखिए हम लोग पहले दूसरे दोनों को बोलते हैं सघोष, और इसको बोलते हैं अघोष। ठीक है, इसको अल्पप्राण, इसको महाप्राण, इसको अल्पप्राण महाप्राण। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आगे सब सुव्यवस्थित तरीके से हमने सजाया है, आप लोग देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। क वर्ग ये होता है, च वर्ग च छ ज झ होता है, ट वर्ग ट ठ ड ढ आप लोग जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। त वर्ग भी जानते हैं आप लोग, त थ द द। प वर्ग भी जानते हैं आप लोग, प फ ब भ म होता है। अंतस्थ देखिए, अंतस्थ आ जाता है तो ध्यान पे नहीं रहता, उत्तर जाता है ध्यान से। तो अंतस्थ किसे बोला जाता है, तो ये 4 ही वर्ड होते हैं, य र ल व। अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ वर्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर बोलेंगे किसको। ठीक है, तो स्वर किसे बोलेंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण क्या कहलाती है, स्वर वर्ण कहलाती है। ठीक है, परंपरागत रूप से इसकी संख्या कितनी जाती है, 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से 10 ही है, जैसे कि ये वाला, और जैसे कि री हो गया, और उसके बाद री, उसके बाद क्या हो अन और अ, ये हम पढ़ते हैं, लिखने के आधार पर इसको बोल सकते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से हम 10 ही बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वरों के भी वर्गीकरण किया गया है। स्वर जो है उसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि बताइए इस निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन प्लुत स्वर है। इसमें हम लोग फंसते हैं, आगे के सारी बातें तो पता होता है। तो देखिए हर्ष स्वर किसे बोलेंगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हर्ष। हर्ष मतलब होता है छोटा, मतलब कम। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा उसे हम बोलेंगे हर्ष स्वर, और जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। सिंपल है। तो हर्ष स्वर में अ ई उ यही आता है। ठीक है, मतलब कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में जिसमें ज़्यादा समय लगता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ अ, ये सब क्या आ जाता है, दीर्घ में आ जाता है। और हर्ष में केवल यही आता है अ ई उ। ठीक है, प्लुत स्वर किसे बोलेंगे, प्लुत स्वर आप लोग कभी नाटक या फिर कहीं बुक, हिंदी का बुक पढ़ते होंगे, उसमें आता है इस करके ऐसे, तो हम उसको अ के उच्चारण में लेते हैं, रा के उच्चारण में लेते हैं, जो जिसका इंड होता है उसी के अनुसार लेते हैं। तो जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिस किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। नाटक जब हम नाटक का बुक आप लोग पढ़े होंगे या फिर रोल निभाए होंगे, तो उसमें जो बुक आता है नाटक का, उसमें लिखा रहता है चिल्ला चिल्ला कर बोलना होता है, तो उसमें ये ऐसा ए शेष करके दिया जाता है। तो इसमें अगर ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब पुकारने के समय, तो उसको हम बोलेंगे प्लुत स्वर। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो था किसके आधार पर, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, मतलब कि समय कितना लगता है और मात्रा उच्चारण हम कितना समय में करते हैं। अब जीभ यानी कि हम लोग हमारे मुख में कैसे निकलता है उसके आधार पर हम लोग वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब कि जीभ के आगे वाले ओष्ठ जो भी हो उसका प्रयोग करके जो बनता है। तो देखिए इसके आधार पे हम लोग हर्षई दीर्घई को रख सकते हैं। इसके आधार पर किसको रख सकते हैं, हर्षई और दीर्घई को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हर्षई और दीर्घई ए ऐ। ठीक है, ये अग्रस्वर कहेंगे। मध्य स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग होता है, इसमें जीभ का अगला भाग होता है इस्तेमाल, इसमें जीभ का मध्य भाग, इसमें केवल अ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है, केवल अ। और हर्षई दीर्घई ए ऐ किसमें आता है, अग्रस्वर में। पश्च स्वर में कौन सा आता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पीछे का भाग इस्तेमाल होता है, आ, उ, दीर्घ उ, औ, ये सब। ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारे के फायदे पता चलेंगे कि हम ये क्यों बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए और समझिए। मुख द्वार
यानी कि मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि हमारा मुख कैसे खुलता है उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे इतना डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता देते हैं नॉलेज के लिए, ठीक है। विवर्त ओपन, ओपन माउथ से हम किससे बोल सकते हैं, आ, अब बोल सकते हैं आ, ऐसे बोल सकते हैं, तो लग रहा है कि ओपन, पूरा माउथ को हम लोग ओपन कर दे रहे हैं। अर्ध विकृत हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, मतलब कि उतना अच्छा से खोल नहीं पाते हैं, अ ए ओ ओ जो भी है ना दिख रहा है, ठीक है। अर्ध समृद्ध यानी कि हाफ क्लोज, मतलब कि हाफ ओपन और हाफ क्लोज, यानी कि हाफ ओपन मतलब कि कुछ खुलता है, और हाफ क्लोज मतलब कि आधा बंद हो जाता है। तो ए और ओ जो है वो हाफ क्लोज में आएंगे, ठीक है। समृद्ध पूरा क्लोज, तो ई ऊ, इसमें क्या होता है, मुख द्वार जो होता है पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं सभी के उच्चारण स्थान, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम चित्र के अनुसार दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि कौन क्या होता है, कौन मूर्धा होता है और कौन तालु होता है, कौन कंठ तालु दोनों से इस्तेमाल होता है, सबको हम लोग इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। और इस डायग्राम को बार बार रिपीट कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, पहले आते हैं नसिका, पर ऊपर से आते हैं, इसको समझते हैं नसिका, यानी कि नाक से, नाक का इस्तेमाल होता है ना, मतलब कि अंग य टवर्गी न म, इसमें नाक में का से कुछ ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो उसको नसिका बोलेंगे, ठीक है। दंत मूल, ठीक है, ऐसे तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं से, दंत मूल, दूसरा क्या है दंत मूल, दंत मूल यानी दांत आ रहा है, और मूलतः मतलब कि दांत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि मूल दंत, तो र ल, यानी कि दांत को अगर हम बंद कर लेते हैं, तो दांत को देखिए हम बंद कर ले रहे हैं, र ल, मतलब उतना अच्छा से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो दंत के मूल, दंत का जड़ होता है ना वो इस्तेमाल होता है, मूल मतलब होता है जड़, दंत का जड़, दांत का जो जड़ होता है, जैसे दांत बंद कर लीजिए, र ल बोल सकते हैं, दांत बंद कर भी बोल सकते हैं, लेकिन दांत का जो होता है मूल इस्तेमाल होता है। दंत त वर्ग स, ठीक है, दंत यानी दांत से क्या होता है, तो दांत से ही इस्तेमाल होता है, अगर दांत को आप सटाएंगे नहीं तो नहीं बोला जाएगा। त थ, जीभ और दांत जो है ना वो सटता है तो त का साउंड आता है, देखिए ध्यान से, दंत से। त वर्ग यानी कि त थ द ध न, ये सब त वर्ग में आएंगे और ये दंत से होते हैं, ये बहुत आसान होता है। लेकिन इसी में देखिए एक आता है स, ठीक है, तो य र ल व वो तो होता है अंतस्थ, लेकिन ये स जो है य र ल व का एक पार्ट है, तो ये स भी दंत से ही बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो स, ठीक है, स तीन प्रकार के होते हैं और तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, और इसमें क्या होता है हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किससे किसको बोला जाए, ठीक है। तो जो ये डंटी स बोलते हैं इसको, ठीक है, डंटी स को दंती स इसलिए बोला जाता है, दंती आप पढ़ते होंगे कि दंटी स, तो वहीं से उच्चारण पता चल जा रहा है कि दांत से, ठीक है, दंटी स यानी दांत से, त वर्ग और दंटी स, ठीक है, हम बोलते ही हैं ऐसे पढ़ते हैं। तो दंत और ओष्ठ, जो हिंदी माध्यम से पढ़े होंगे, दंत और ओष्ठ, देखिए ध्यान से, दंत और ओष्ठ, तो दांत और ओठ दोनों मिले तो व, ठीक है, अगर दोनों में से एक निकाल देंगे तो हमारा ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ध्यान से समझिएगा। ओष्ठ, केवल ओष्ठ से, तो प वर्ग, प फ ब भ में अगर आप ओठ नहीं सराएंगे तो प नहीं बोल पाएंगे, व बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो प वर्ग नहीं बोल पाएंगे। उ दीर्घऊ, ये भी वही हाल है, यानी कि ओष्ठ जो है वो प वर्ग और उ और दीर्घऊ को बुलवाता है, ठीक है। अब आते हैं ओष्ठ और कंठ, ठीक है, ये अकेला वाला है और ये प्लस वाला है, यानी कि अब दो जोड़ के ओष्ठ और कंठ, यानी कि ओठ भी लगेगा और कंठ का भी इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया है ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ओष्ठ प्लस कंठ यानी कि ओ, अब ओष्ठ को ऐसे स्थिर रख लीजिए, ओ बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं बोल पाएंगे, दोनों को मिलना जरूरी है, तो ओ ओष्ठ अंत, यानी कि कंठोष्ठ बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, कंठोष्ठ, ऑप्शन में आएगा कंठोष्ठ, तो मार देना है। चलिए मूर्धा, मूर्धय, मूर्धा किसे बोलेंगे, तो देखिए ध्यान से, मुर्गा जो मुख का जो ऊपर तालु है ना, तालु उसके ऊपर का थोड़ा सा भाग, उसे बोलते हैं मूर्धा, मूर्धन्य, हम बोलते हैं ना मूर्धनी स, मूर्धन्य स, तो ये मूर्धा वहीं से क्लियर होता है, मूर्धनी स, और ट ठ ड ढ सब वही उसी से आता है, तालु का थोड़ा सा ऊपर का भाग, तो ट ठ ड ढ, तो मूर्धा से हम बोलते हैं। री वहीं से सब आता है, देखिए यहाँ साउंड दिखाया गया यहाँ से मूर्धा, ठीक है।
तालु से क्या बोला जाता है, तो च, देखिए तालु जो भी जीव के एकदम अपोजिट में होता है, तालु, तालव्य, तालाब्य। तो देखिए तालाब्य स एक तो बोलते हैं, तो उसी से तो क्लियर हो जाएगा, तालाब्य से पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन च छ ज झ ये क्या होता है, तालाब से में होता है। तो च छ ज झ ये सब तालु से होता है। तालु से होता है। कंठ और तालु दोनों से क्या होता है, कंठ का भी इस्तेमाल और तालु का भी इस्तेमाल। ए, ठीक है, अगर कंठ तो लगना ही है, सब में तो कंठ का इस्तेमाल है, थोड़ा सा एयर तो जाना ही जाना चाहिए। तो कंठ और तालु दोनों मिलेगा तो ए और ए होगा, ठीक है। इसमें ध्यान, तालु में ध्यान दीजिएगा, एक य भी आता है जो अंतस्थ का होता है, यह भी आता है, और ई और दीर्घई भी आता है, ठीक है। तो तालु इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कंठ, केवल कंठ से, तो कंठ से क वर्ग, क ख ग घ जो भी होते हैं वो कंठ से ही होते हैं, साउंड भी वहाँ से आता है और बोला भी वहाँ से जाता है। और उसके साथ साथ अ, आ और अ, और एक साथ में ह, सब कहाँ से आता है, कंठ से ही आता है। तो उच्चारण स्थान उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा से कुछ हैं रह गए। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे बोलेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ लिया। अब स्पर्श व्यंजन किसे बोलेंगे, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और उसी में हम बता रहे थे अभी कि घोष किसे बोलेंगे, घोष किसे बोलेंगे, तो आसान है, थोड़ा सा समझेंगे बस सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो है, जिन व्यंजनों का समझ में आ गया ना, देखिए क ख ग घ अंग है, तो पहले दो को हम लोग बोलते हैं अघोष, अघोष समान रहता है, पहले दो जो होता है अघोष होता है, ठीक है, अघोष होता है, ठीक है। लेकिन अंतिम दो घोष क्या होता है, सघोष होता है, सघोष होता है। और अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, आप लोगों को हम पूरा का पूरा बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगला क्या है, च छ ज झ, तो च छ क्या हो जाएगा, अघोष, और ज झ क्या हो जाएगा, सघोष, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये भी सघोष में आता है, तो लास्ट का तीन सघोष में, सॉरी इसमें तीन रखिएगा, इसमें दो रखिएगा, और शुरू का दो घोष, लास्ट का शुरू का दो अघोष, लास्ट का तीन सघोष, शुरू का दो घोष और लास्ट का तीन सघोष, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब समझते हैं इसी में अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण किसे बोलेंगे और महाप्राण किसे बोलेंगे, तो अल्पप्राण कहने का मतलब कि थोड़ा कम समय लगता है, महाप्राण से थोड़ा कम समय लगता है, और महाप्राण यानी कि अल्पप्राण से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो क हुआ अल्पप्राण और ख हुआ महाप्राण, ठीक है। उसी प्रकार ग हुआ अल्पप्राण और घ हुआ महाप्राण, ठीक है। और ये अंग तो अल्पप्राण होता ही है, और नासिक ध्वनि होता है, ये नासिक ध्वनि से बोला जाता है, यानी कि नासिक के सहायता से बोला जाता है। आप लोग ध्यान से जब उच्चारण बता रहे हैं तो तब देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नासिक के, यहाँ पे अंग, ये सब क्या होता है, ये सब ये नासिक ध्वनि होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी नासिक के आप समझ सकते हैं क्या होता है, जितना भी लास्ट वाला आता है सब क्या होता है, नासिक के होता है, ठीक है। अब मूर्धन्य समझते हैं कि मूर्धन्य कहाँ कहाँ, तालाब से कौन कौन होता है, वहाँ पढ़ लिए हैं, तालाब से छ छ ज झ होता है, कंठ से क ख ग घ होता है। तो इसमें भी पहला दो होता है सघोष, अघोष, और अंतिम तीन सघोष। पहला पहले आता है तब स आता है, ध्यान रखिए, फिर सघोष, ठीक है। और अल्पप्राण महाप्राण में तो पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, फिर ऐसे अल्टरनेट, पहले अल्पप्राण आता है उसके बाद महाप्राण, ऐसे करते चले जाना है, आपको पकड़ में आ जाएगा किसी भी वर्ग के लिए, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप ध्यान से एक बार अपने से, हम स्टॉप कर रहे हैं, आप स्टॉप करके वीडियो को और खुद से देख लीजिए कि कौन सघोष है कौन अघोष है, आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे बोलेंगे, जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व्यंजन के बीच स्थित हो उसे हम अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ में य, र, ल, व ये ही आता है अंतवस्था में, ठीक है। अंतवस्था में यही चार वर्ड आते हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब यह अंतस्थ में यह तालव्य से उच्चारण होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। र का वत्स, दंतमूल मसूढ़ा, ल से दंतमूल, ठीक है। और ये क्या है, सघोष है और अल्पप्राण है, ठीक है। व दंत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए यह जो है ना, इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्वनि जो कभी स्वर
को भी, कभी व्यंजन में भी, कभी कभी स्वर में इस्तेमाल होता है, कभी व्यंजन में भी य का व का इस्तेमाल होता है। तो ये अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें डब्लू और वाई को अर्ध स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें जो है य और वह क्या है, अर्ध स्वर है। र लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ठीक है, जीभ तालु से स्पर्श करके लुढ़क कर स्पर्श करता है, उसे र कहता है। र देखिए, र लुढ़क रहा है, जीभ जो तालु से टकरा रहा है और लुढ़क के आ जा रहा है। ल पार्श्व, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाता है। ल ठीक है, बगल से हवा निकल जाएगा, ल ठीक है, तो हो जाएगा। उसमें संघर्ष, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उसमें गर्मी पैदा करे, उसे उसमें, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे कि स श श ह, ये सब क्या है, उसमें वर्ण है और संघर्षी वर्ण है, यानी कि संघर्ष से ही निकलते हैं। ठीक है, श श स तीनों का अलग होता है। तालाब तालु से स, मूर्धन्य मूर्धन्य से श और वत्स से दंतमूल स। ठीक है, तो तीनों का स्थान अलग अलग होता है, तालु, मूर्धन्य और ये श स तीनों का अलग अलग होता है। चलिए, अब ये तो जानते हैं कि आप ये मूर्धन्य सघोष और अल्पप्राण होता है, टेबल से पता चल गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं देर करने से। देखिए, अयोगवाह किसे बोलेंगे, तो देखिए अयोगवाह ना, अनुस्वार और विसर्ग दो, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, अयोगवाह। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अयोगवाह में आते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान से देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं। तो आप अगर 20 मिनट तक आराम से सुने होंगे सारे बातों को, तो आप सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं किसको, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। माला यानी कि माला जो सजाया जाता है, कैसे सजाया जाता है, एक अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से। तो वर्णमाला भी, वर्णों का माला कैसे होगा, तो व्यवस्थित ढंग से होगा। तो ये डी आंसर सही होगा। निम्न से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, कंठ ध्वनि किसे बोलेंगे, तो क और ख क्या है, कंठ ध्वनि है। ठीक है, क्लियर। क ख बोलने से कंठ आ रहा है, सही है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो मूर्धनी स। ठीक है, और कौन सा वर्ग आता है, तो मूर्धनी में कौन सा वर्ग आता है, तो ट वर्ग आता है। मूर्धनी में कौन सा आता है, ट वर्ग आता है। तो ट ठ ड ढ, तो ये आ जाएगा क्या, मूर्धन्य। ठीक है, और क्या तालु से कौन सा आता है, च छ ज झ। ठीक है, तो सब याद रखना होगा। कर्ण से आता है क ख ग घ, ये कर्ण से आ जाएगा। ये च छ ज झ है तो ताली से आ जाएगा। ये ओष्ठ हो जाएगा, प फ प ओष्ठ से वाला है। सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निम्न से अल्पप्राण और वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण जिसको बोलने में कम समय लगे उसको अल्पप्राण कहा जाता है। तो देखिए क, उसके बाद आता है ख, देखिए क ख ग घ। ठीक है, तो ये अल्पप्राण हुआ और ये अल्पप्राण हुआ। ये दूसरा है तो ज़्यादा समय लगेगा, ये दूसरा है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो क्लियर है। अगला, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा, नासिक जो अंत में आता है, नासिक जो अंत में आता है, य अंग, तो यहाँ पे कौन सा है हुआ, य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और अ जो है ना, देखिए ध्यान से, तो कंठ अ ए अ कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है, ए अ। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा होगा, डी। ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कंठ तालव्य। ठीक है, अभी भी पढ़े हम लोग, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कंठ और तालु का इस्तेमाल होता है, इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण क्यों होते हैं, अभी पढ़े हैं। अनुस्वार्ग और विसर्ग वाले को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्लियर है। ठीक है, निम्न बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन किसे बोलेंगे, माने दो व्यंजन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जब भी दो व्यंजन एक ही साथ लग रहा हो, एक हाफ एक फुल, तो उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाएगा। दिल्ली। ठीक है, तो इसमें अगर देखिए, इसमें भी है आधा और, लेकिन एक ही जब स और स में होता तो उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, स श स कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो संघर्षी व्यंजन। संघर्ष होता है, संघर्ष संघर्ष, तो ध्यान से देखिए, संघर्ष अगर बोलिएगा ना तो इसमें तीनों आ जाता है, संघर्ष। ठीक है, देखिए संघर्ष। ठीक है, तो इसमें ये आता है, ये आता है, तो इसी से पकड़ लीजिएगा कि संघर्षी व्यंजन है। ठीक है,
तो संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, आगे पढ़े ही हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, नया नया विकसित ध्वनि कौन सी है। तो ख और ग जो है नए ध्वनि विकसित की गई हैं। और ये जब भी ये क ऐसे लिखा रहे, ख ऐसे लिखा रहे, ठीक है, ग ऐसे लिखा रहे, तो ये जो है ना वो अलग भाषाओं से लिया गया है, या तुर्की या फिर अरबी ऐसे कुछ है, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, आप आगे बताएंगे आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा घोष वर्ण है। घोष अघोष पढ़ाए थे। ठीक है, घोष अघोष, तो देखिए जिसमें पहला कोई किसी भी वर्ग का पहला जो होता है ना, पहला दो होता है वो अघोष होता है, और अंतिम सघोष, तो सघोष को ही घोष बोलेंगे। तो देखिए ये है क, ये है, मान लीजिए ख है तो क ख, तो पहला दो में आ गया। च छ ये पहला में आ गया। ट ठ पहला में आ गया। प फ ब भ म चौथा है। तो अब पहला दो होता है अघोष और लास्ट का तीन होता है सघोष, तो हो जाएगा म आंसर। ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है जो कि मानक में नहीं है। तो देखिए ये अमानक वर्ण है। ठीक है, चलिए मानक में नहीं है, ये चेंज हो गया है। ठीक है, झ जिसे बोलते हैं, पहले भ बोला जाता था, मतलब कि अब देखिए इसमें क्या होता था कन्फ्यूजन ना, कि ये भ है और झ ऐसे लिखा जाता था, झ और भ, तो दोनों को ये हटा दिया गया है और इसके बदले अब झ जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और भ के लिए अलग ये इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए अलग अलग हो गया। चलिए क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है। हाँ देखिए अरबी फारसी, अभी बता रहे थे कि ये जो भी होता है, क ऐसे लिखा होता है, ग ऐसे लिखा होता है, ज जो है ऐसा लिखा होता है, तो ये हूबहू अरबी फारसी में ऐसा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंडियन जो बहुत सारे शासक थे जो अरबी फारसी में शासन किए थे, जैसे अकबर का हुआ ये सब, तो अरबी फारसी का ये है। तो कभी भी ऐसा आए, ऐसा लिखकर नीचे नीचे बिंदु ख ऐसा बिंदु लिखा हुआ, तो वो अरबी फारसी का वर्ड है और उसी को हिंदी में ले लिया गया है कुछ रिफॉर्म्स करके। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। लेकिन स्वर्ण पूछेगा तो कितना होगा, 35, जिसमें हम लोग 33 का इस्तेमाल करते हैं, 2 का इस्तेमाल अभी मतलब लिखने में केवल करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं करते हैं। तो 35 टोटल वर्ण है स्वर्ण, और व्यंजन 33 है, व्यंजन 33 है, और 10 जो है स्वर है। बोलने में कभी कभी हो जाता है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ, तो देखिए छ जो होता है ना, ये संयुक्त ध्वनि है। ठीक है, क और ये छ का, छ, क का भी और छ का भी, दोनों का भी इस्तेमाल मिश्रण है ये छ। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण है, 2 का वर्ण तो संयुक्त। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ का, तो क और प्लस क्या होता है छ, तो पहले क आता है। ठीक है, तो किस कर्ण का आता है, तो देखिए ध्यान से, क। ठीक है, ज वर्ण किस वर्णों को के संयोग से बना है, तो ज और य, जो ज देखिए ग, अगर आप हिंदी से इंग्लिश लिखना सीखे होंगे तो ग को लिखा जाता है जे एन, ग लिखा जाता है। तो जे से क्या होता है, ज होता है, और एन से क्या होता है, न, या फिर टवर्गी न होता, य होता है, टवर्गी न होता है। तो ज और न मिलकर क्या बना है, ये ज और य, ग बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसे बोलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक 2 को हम क्या बोलते हैं, घोष, और लास्ट के 3 को अघोष। तो य र ल व स। ठीक है, तो इसमें य र ल व तो अंतःस्थ होता है, उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन स क्या है, अघोष है। स क्या है, अघोष है। ऊपर का टेबल जाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, स क्या है, अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ, क वर्ग का है, क ख ग घ, तो कंठ क्लियर है। क वर्ग का सभी कंठ, च वर्ग का सभी तालु। ठीक है, ट वर्ग का सभी मूर्धा, और त थ द ध, ट वर्ग का सब मूर्धा। ठीक है, ट वर्ग का सब क्या होगा, मूर्धा, और त वर्ग दंत। ठीक है, और तालु से समझते हैं च वर्ग, और कर्ण से ये होगा। ठीक है, और प वर्ग किससे होता है, तो ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त वर्ण क्या है, ग है। ठीक है, होता है ना, जी एन, ग और य दोनों का अगर हम मिलाएंगे तो ग का इस्तेमाल बन जाता है, तो क्या होता है, बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत
तवर्ग होता है, तो तवर्ग तवर्ग तो हो गया दंत, ये तो हो गया दंत, लेकिन ये टवर्ग मूर्धा होता है, ये नहीं होगा, तो यही क्या होगा, नहीं होगा, तो यानी कि आंसर यही होगा। तो ट वर्ग जो है वो क्या है, दंत से नहीं होता है, वो मूर्धा से होता है। चलिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उनको बोला जाता है अकारांत, अ वाले अकारांत, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो क और श से, तो देखिए यहाँ से छ दो का संयुक्त वर्ण है, क और श। आगे पीछे बढ़ाते क और छ बता रहे थे, तो देखिए सॉरी, उसके लिए ये नहीं होता है, क्या होता है, ये स होता है, तो क और स मिलकर छ बनता है, और पहले क आता है तब स आता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 13 है। स्वर कितने हैं, 13 है, लेकिन लिखते कितने हैं, 10 है, तो कुल बोलेगा तो 13। अगर आ जाएगा कि हम लोग इस्तेमाल करके कितना कितना करते हैं, तो 10, मेनली 10 है, ठीक है। तो कुल कितने हैं, 13 है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2004 में, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो जो स्वर नहीं है उसको लिख देंगे, अ आ ई में ये य नहीं आता है, ये तो यह किस में आता है, तो ट ठ ड ढ में आता है, तो ट ठ ड ढ ट वर्ग है, तो ये स्वर नहीं है, वो व्यंजन का होता है। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है, ध्यान से देखिए, घ जो है ट वर्ग नहीं है, क ख ग घ का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, ठीक है। अभी बताएं व्यंजन कितने हैं, 33, स्वर कितने हैं, 13, ठीक है। चलिए देखिए, कभी कभी ना व्यंजन जो है वो है ना, वो 35 दे देता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल 33 ही करते हैं, बार बार बताए थे उस समय भी, तो 33 ही मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन में अगर 35 रहेगा तो अगर कुल पूछेगा तो ऐसा दे सकता है, ठीक है, लेकिन 33 को फॉलो करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर है, यानी कि बाद का स्वर, अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, तो बड़ा वाला को पश्च स्वर कहा जाता है, तो आ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, तो अयोगवाह बोले थे अनुस्वर्ग और विसर्ग, तो विसर्ग क्या है, अयोगवाह है, अनुस्वर्ग और विसर्ग जो है वो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ ध्वनि क्या क्या है, च छ ज, तालाब तालु से है, तालाब्य। निम्नलिखित में से तालाब से क्या होता है, ये तालाब्य स, ये भी होता है इसका, वही उसी से होता है, तालु से ही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो छ है, ठीक है, स नहीं है, ठीक है, त्र है और ज्ञ है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तलव्य व्यंजन, तलव्य व्यंजन कौन सा है, तो च छ ज तालु से इस्तेमाल होता है, च छ ज तालु से, क ख ग कंठ से, ट मूर्धा से, प फ प ओष्ठ से, और त दंत से, ठीक है। चलिए अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, यरलव किस स्वर के व्यंजन है, तो यरलव क्या है, अंतस्थ है, ठीक है, यरलव क्या है, अंतस्थ है। ये मोटा हो गया, अच्छा चलिए अब तो वीडियो खत्म होने वाला है। आधुनिक अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुंह से, अनुनासिक मतलब नाक भी और मुंह भी, दोनों को अनुनासिक बोलते हैं। तो नासिक, नासिक ध्वनि क्या होती है, य होता है, अंग होता है, लास्ट वाला, ठीक है, टवर्गी न न, ये सब क्या होती हैं, नासिक ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्ग के पंचमा अक्षर, तो अनुनासिक अभी भी बता रहे थे कि वर्ग का अंत वाले यानी कि पांचवा क्या होता है, अनुनासिक होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अ आ कितना होता है, अ आ, तो ये कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनली आप किसी को भी आप सही कर सकते हैं अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिनको भी दरोगा के लिए अभी एग्ज़ाम देना है वो पढ़ लें, तो उनको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि रोज़ एक वीडियो आएगा जिसको कि थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए आरा स्टडी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।